हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर्स CSNIT। माय नेम इज़ वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आई होप अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। हरियाणा के अंदर जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फीमेल कांस्टेबल, फीमेल मेल SI और मेल कांस्टेबल, ग्राम सचिव, पटवारी, CET, जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। और इसी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर पाएँ, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये सीरीज़ चल रही है, जिसका आज तीसरा लेक्चर होगा ये। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को पहले देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली ये सीरीज़ हमारी SI जो एग्ज़ाम है आपका 26 तारीख को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की गई है। और 26 तारीख तक टॉप 500 कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं HSSC में, जो टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हमारी क्लास आए, हम लाइव आए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक बार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आ जाते हैं स्टूडेंट, उसके बाद बारिश की वजह से हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ सकती है आज, तो कोई इशू नहीं है, बीच में देख लेंगे वो। तो हम अभी तक तो सब सही चल रहा है। हाँ जी, एक बार फटाफट से शेयर कर देना एक बार वीडियो को, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं। भावना राजपूत, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रदीप तिगालिया, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? ओके, आशीष दुहन, नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड आफ्टरनून ज्योति नैयर, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जी स्टार्ट करें आज का सेशन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास जो थी हमारा, सेकंड क्लास जो थी हमारी Day 2 वाली, वह हमने लास्ट इस क्वेश्चन के ऊपर छोड़ी थी, जहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ए मॉनिटर्स डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट द इलेक्ट्रॉन गन स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन। ये बेसिकली आपका जो जनवरी 2021 में जो आपका ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। होता क्या है दोस्तों, हमारे जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन जो होती है ये छोटे छोटे पिक्सल्स के से मिलके बनी होती है, इसलिए इस पिक्सल को स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्क्रीन भी कहा जाता है। अपनी स्क्रीन का सबसे छोटा एलिमेंट किसको कहा जाता है? पिक्सल को ही कहा जाता है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन होती है मॉनिटर के अंदर, वो हर पिक्सल को स्कैन करती है हर सेकंड में। उसको पूछा गया था मॉनिटर का क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रिफ्रेश रेट इसको बोला जाता है। और ये आपके ग्राम सचिव के एग्जाम में जो है क्वेश्चन इसी में पूछा गया था। रिजोल्यूशन नहीं होता है दोस्तों, रिफ्रेश रेट होता है। ठीक है, काफी लोगों ने रिजोल्यूशन इसका आंसर किया था, लेकिन रिजोल्यूशन इसका आंसर नहीं होता है, इसका आंसर होता है रिफ्रेश रेट। नोनू यूपी, नमस्कार जी, नमस्कार। अब सभी लोग इसका बी आंसर क्यों कर रहे हो भाई? बी आपने कहाँ पढ़ लिया? एक सेकंड रुको, मुझे कंफ्यूजन हो जाती है अगर आप लोग जब सारे एक जैसा आंसर देते हो ना। एक सेकंड रुको, मैं चेक करूँ। मॉनिटर्स, एक सेकेंड रुकिए बस। द इलेक्ट्रॉन गन स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रिफ्रेश रेट होता है भाई, और इसको हर्ट्ज में मापा जाता है भाई। ये आप लोगों को रिजोल्यूशन किसने कराया है मुझे नहीं पता, लेकिन रिजोल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होता है रिफ्रेश रेट। एक सेकंड में जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन होती है वो हर एक पिक्सल को स्कैन करती है हर एक सेकंड में, उसको मॉनिटर का रिफ्रेश रेट बोला जाता है। हर सेकंड में मॉनिटर की स्क्रीन जो होती है वो रिफ्रेश होती है, और हर जो पिक्सल होता है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्क्रीन होता है, वो स्कैन होता रहता है। ये आप लोगों से पूछा गया था, इसका रिफ्रेश रेट आंसर आएगा, और HSSC ने भी इसका आंसर रिफ्रेश रेट ही माना है। तो जो लोग रिजोल्यूशन कर रहे हैं उनका गलत है आंसर, आप लोग ध्यान रखिए। अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आया तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, हाँ मैंने चेक कर लिया है, कोई इशू नहीं है भाई। इसका आंसर जो है वो आपका रिफ्रेश रेट ही आएगा, आप लोग भी चेक कर सकते हो। और अगर इसको पूछा जाए कि मापा किस में जाता है, तो इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में मापा जाता है, और एवरेज जो होता है वो आपका मान लीजिए 60 हर्ट्ज के आसपास होता है एवरेज। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्रेश रेट इसका ओके आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है।
हाँ डी आएगा भाई, ये ग्राम सचिव में पूछा गया था भाई क्वेश्चन, HSSC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन इजिली अरेंज एंड समराइज डेटा इन, बताइए भाई, हम डैश में डेटा को आसानी से व्यवस्थित और सारांशित कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर डेटा है, सीधी सी बात है भाई, हमारे पास अगर डेटा है, मान लेते हैं कुछ लोगों का नाम है, उन्होंने कोई आइटम्स को बेचा है, उन्होंने हर साल में कितने आइटम्स को बेचा है। जैसे कोई मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप वाला जो ओनर है, हमारे लोकेलिटी में मान लेते हैं 10 मोबाइल की दुकानें हैं, 10 मोबाइल की दुकानों ने 2021 में कौन सी कंपनी के कितने मोबाइल्स को बेचा है। इस तरीके का हमारे पास अगर डेटा है, उस डेटा को इजीली अरेंज करना है, हमें आसानी से उस डेटा को व्यवस्थित करना है और समराइज करना है, सारांशित करना है, तो हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? क्या हम चार्ट की हेल्प से कर पाते हैं, पेज लेआउट की हेल्प से कर पाते हैं, डेट पिकर की हेल्प से कर पाते हैं, या फिर पाइवोट टेबल की हेल्प से कर पाते हैं? हाँ, रिजोल्यूशन जो होता है वो आपका पिक्चर रेजोल्यूशन, जैसे आप लोगों के मोबाइल में अगर कोई भी पिक्चर हो ना, फोटो हो आपकी, उसकी डिटेल्स में जाना, आपको हर फोटो का रेजोल्यूशन मिलेगा, 1024 गुना 1080 ऐसा कुछ रेजोल्यूशन मिलेगा। वो होता है आपकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी की बात होती है वो। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? बहुत बढ़िया भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका पाइवोट टेबल, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। MS एक्सेल के अंदर होता है बेसिकली, मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सेल है, अगर यहाँ पे हमारे पास मान लो कुछ डेटा होगा, मान लो नेम हमने कर लिया, ईयर हमने कर लिया, आइटम सोल्ड हमने कर लिया, कंपनी हमने कर दी, मान लो यहाँ पे सैमसंग है, कुछ मोबाइल जो हैं वो सैमसंग के थे, कुछ मोबाइल जो है मान लेते हैं वो नोकिया के थे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो काफी सारा डेटा है मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डेटा है, मान लो 2021 हमने यहाँ पे डाल दिया, 2021 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइटम सोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो ये बेसिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास एक एग्जांपल है, जो हमारे पास कुछ डेटा होता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब इस डेटा को हमें इजीली अरेंज करना है, इजीली हमें समराइज करना है। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, पाइवोट टेबल पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। कुछ ऐसी विंडो हमारे पास फिर ओपन हो जाती है पाइवोट टेबल की। अब यहाँ पे राइट साइड में देखिए, हमने जो भी फील्ड बनाई थी, नेम की फील्ड बनाई थी, ईयर की फील्ड बनाई थी, आइटम की फील्ड बनाई थी, कंपनी की फील्ड बनाई थी, हम इन सभी को सिलेक्ट करते जाएंगे। ये हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। फिर हम एक एक करके क्या करेंगे, नेम को यहाँ पे ले आएंगे, तो नेम हमारा यहाँ पे आ गया, कंपनी यहाँ पे ले आएंगे, सम ऑफ ईयर यहाँ पे ले आएंगे, आइटम सोल्ड यहाँ पे ले आएंगे। तो हम यहाँ पे फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि भाई नेम वाला ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे लेके आना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा को इजीली अरेंज कर पाते हैं और डेटा को समराइज कर पाते हैं। किसकी हेल्प से कर पाते हैं? पाइवोट टेबल की हेल्प से कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक्सेल के अंदर जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, ज्यादा डेटा होता है, उसको अरेंज करना है, आसानी से समराइज करना है, सारांशित करना है, तो हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? पाइवोट टेबल की हेल्प से कर पाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, सभी का राइट आंसर आया। चलो आगे चलें, आ जाओ। A number of letter that appears little above the normal text is called, पूछा गया है a number of letter that appears little above, कई अक्षर जो सामान्य पाठ से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहूं मैं, एक सेकेंड रुकिए, यहां पे बात किस चीज की हो रही है? MS वर्ड हमें ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड का क्वेश्चन है। साथ साथ करके दिखा देता हूँ ताकि हमें आपको लोगों को याद रह जाएगा पेपर में बेसिकली, और तो कोई जैसी बात नहीं है। मान ले हमारे पास यहाँ पे डेटा है, हमने यहाँ पे डेटा कर लिया। तो अब अगर मैं लिखता हूँ, मान लो HNO3 मैंने लिख दिया, प्लस हम कर रहे हैं मान लो H2SO4 हम इसमें प्लस कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि सामान्यतः जो लेटर होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 3 को ऊपर की तरफ करना चाहूंगा, तो जैसे मैंने इस 3 को ऊपर कर दिया, मैं इस 4 को ऊपर की तरफ करना चाहता हूं, मैं इस 2 को ऊपर की तरफ करना चाहता हूं। तो बेसिकली ये मैंने किया क्या है, ये मैंने किया है सुपरस्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल दबाते हैं, प्लस में शिफ्ट दबाते हैं और प्लस में प्लस होता है, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट इसको बोला जाता है।
वहीं पे दूसरा हमारे पास होता है दोस्तों सबस्क्रिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें H2O लिखना है, तो ये दो जो है हमें ये नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको सबस्क्रिप्ट कर देंगे, तो दो हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा। और जो सबस्क्रिप्ट होता है उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू का साइन इसकी शॉर्टकट की होती है। तो जब भी आप लोगों को बोला जाए कि जो लेटर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ गया है तो सुपरस्क्रिप्ट होता है, और जो लेटर है वो नीचे की तरफ आया है तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसी तरीके से HSSC जो है वो क्वेश्चन पूछती है। तो नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा हमारा, अबव ऊपर की तरफ आ रहा है तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। यहां पे लिटिल बिलो लिखा होता, नीचे की तरफ आया होता, तो हम क्या कर देते, सबस्क्रिप्ट कर देते। लेकिन अभी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सुपरस्क्रिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल, सुपरस्क्रिप्ट राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार लाइक कर देना भाई वीडियो को, जिसने लाइक नहीं किया हो। आ जाओ आगे नेक्स्ट चले। स्टोरेज के बारे में पूछा है, वो कौन सी स्टोरेज होती है, विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है उसे कहा जाता है। हमारे पास दो तरीके की स्टोरेज होती है दोस्तों, एक वोलेटाइल स्टोरेज होती है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है। ठीक है, अब एक वोलेटाइल में हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाती है, नॉन वोलेटाइल में हमारे पास रीड ओनली मेमोरी आ जाती है। अब दो कंडीशंस होती हैं, कंप्यूटर हमारा एक तो ऑन स्टेट में है, काम कर रहा है, एक हमारा ऑफ स्टेट में है। तो जब हमारा कंप्यूटर ऑन स्टेट में होता है, काम कर रहा होता है, तो डेटा जो स्टोर होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे वोलेटाइल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो हमारा जो नॉन वोलेटाइल हमारी जो स्टोरेज होती है वो तो भी हमारे डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है, रिटेन करती है। ठीक है, तो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा कौन सी स्टोरेज में रह जाता है, हमारा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। वही क्वेश्चन पूछा है, एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए डेटा और निर्देश रखती है और बिजली बंद होने के बाद डेटा को मिटाती नहीं है, यानी कि डेटा लॉस नहीं होता जब कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को ना किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। पिछले क्वेश्चन में पूछा था स्टोरेज का नाम कौन सा है, अब की बार पूछ लिया कि वो स्टोरेज होती कौन सी है। तो नॉन वोलेटाइल के बारे में पूछा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम बहुत बार डिटेल से भी थ्योरी कर चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फिर आगे आपको रैम के पार्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, स्टैटिक रैम क्या होती है, डायनामिक रैम क्या होती है। रोम के बारे में पता होना चाहिए आपको, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो आप मेमोरी वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर NIC जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो होता है कि एक नेटवर्क के ऊपर हमारा कंप्यूटर अटैच हो पाता है किसी नेटवर्क से, उसके लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर एक NIC कार्ड लगा रहता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसको बोला जाता है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो एक छोटी सी चिप के ऊपर होने के कारण इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन भी CPU को कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट में मिलता है, तो वो जो प्रोसेस करने का काम है वो किसका होता है, CPU का ही होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी वोलेटाइल स्टोरेज होती है, जो टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को स्टोर करके रखती है। और हमारा जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किसके अंदर जाके ही लोड होता है, हमारा रैम के अंदर जाके ही लोड होता है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सतनाम भाई, जीतू बंसल, हेलो। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन या संग्रह प्रोग्राम्स का जो मैनेज करता है, संभालता है हार्डवेयर उपकरणों को।
क्या प्रोग्राम्स का एक संग्रह होता है जो हार्डवेयर उपकरणों को संभालता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको सर्विस देता है, ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है। या फिर इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, या फिर एप्लीकेशन, यहाँ पे हमारी अगर एप्लीकेशन है, यहाँ पे अगर हमारा हार्डवेयर है, तो इसके बीच में इंटरफेस का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बहुत बढ़िया भाई तरुण एकता, वेरी गुड आफ्टरनून तरुण एकता। ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोग्राम्स का एक संग्रह होता है जो हमारे सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी संभालता है। हमारे सिस्टम का एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सर्विस प्रोवाइड कराता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपके कंप्यूटर के अंदर का डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि या कौन सा एरर ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा एरर आता है तो उसका जिम्मेवार या उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है। पावर फेलियर, अगर हमारे सिस्टम की पावर फेलियर होती है, सिस्टम अगर हमारा किसी कारण से बंद होता है तो उसके पीछे कौन होता है? दूसरा ऑप्शन है लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, अगर प्रिंटर के अंदर भी पेपर की कमी हो जाए उसके पीछे भी वो अगर गलती एरर आ जाता है तो भी कौन संभालता है? कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, अगर नेटवर्क के साथ कनेक्शन फेल, मतलब कहने का ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का अगर एरर आता है, चाहे वो पावर फेलियर से एरर हो, चाहे कोई चीज कनेक्ट नहीं हो रही है, चाहे हम डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हम नेटवर्क के साथ हमारा कनेक्शन फेल हो गया है, कोई प्रिंटर के अंदर पेपर कम हो गए, पेपर फंस गया है, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का हार्ट होता है कंप्यूटर का। कोई भी गलती होती है, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो बेसिकली उसको हैंडल करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ राहुल आरसी, हेलो भाई। हाँ अभी ठीक है ब्रदर, थोड़ी सी खांसी बची हुई है बस, बाकी फीवर वगैरह नहीं है अभी, ठीक है। इसीलिए क्लास लेने का मन कर गया आज, तो दिन में क्लास ले रहे हैं क्योंकि रात को थोड़ा सा ज़्यादा लोड हो जाता है वर्क का। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए प्रोसेस फेल्स, प्रोसेस फेल होती है, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन इनटू ए, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर अगर कोई भी प्रोसेस चल रही थी, हमने कुछ इनपुट दिया, हमारा प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा था, प्रोसेसिंग चल रही थी और वो प्रोसेस फेल हो जाती है, यानी कि वो काम नहीं हो पाता है, तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को, उस एरर की जानकारी को, जो भी अंदर एरर आया है उसकी जानकारी को कहाँ पे राइट करते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो मान लो अगर हमारा ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हमने कोई भी इनपुट दिया है कि भाई हमारा ये इनपुट है और इसको प्रोसेस होने के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए है। अब अंदर यहाँ पे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे आप लोगों का सीपीयू है जो प्रोसेस कर रहा है और वो प्रोसेस किसी कारण से फेल हो जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस गलती जो वो हुई है, जो वो एरर आया है, उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे राइट करता है? तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों वो एक लॉग फाइल क्रिएट करता है। उस लॉग फाइल के अंदर जो है हमारे पास जानकारी होती है कि प्रोसेस जो फेल हुई है उसका कारण क्या है, प्रोसेस का फेल होने का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉग फाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डी क्यों कह रहे हो भाई आप लोग? भावना का सही है और किसका सही है? भावना का सही है बस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों लॉग फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है और इसके पीछे का कारण सिर्फ सिंपल सा इतना होता है कि जब भी कोई प्रोसेस हो रही होती है, ध्यान से सुनना, आपने कोई भी इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद वो इनपुट अंदर जाके प्रोसेसिंग होगी, सीपीयू प्रोसेस करेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश कोई भी प्रोसेस अगर फेल हो जाती है, कार्य नहीं कर पाती है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन की जानकारी को, मतलब उस जानकारी को कहीं ना कहीं तो रखेगा,
राइट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, लॉग फाइल्स बनाना स्टार्ट कर देता है, लॉग फाइल क्रिएट करता है जहां पे किसकी जानकारी होती है, कोई भी प्रोसेस जो फेल होती है उसकी जानकारी होती है, एरर की जानकारी होती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि एक लॉग फाइल क्या होती है या लॉग फाइल में क्या होता है। तो बता दोगे कि प्रोसेस फेल का जो एरर होता है उसकी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे रखता है, लॉग फाइल के अंदर ही रखता है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम्स विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड। ऐसे सिस्टम्स जो एक समय पे एक ही एग्जीक्यूशन करवाएं, एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो एक समय पे, उनको क्या कहा जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग आपने सुना है, मल्टी प्रोसेस आपने सुना है, मल्टी यूजर आपने सुना है, तो जहां पे मल्टी लग जाता है उसका मतलब होता है एक से ज्यादा, जहां पे यूनी लग जाता है उसका मतलब होता है एक। तो यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स कौन से सिस्टम्स होते हैं भाई, जिनके अंदर एक बार में हम एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, एक ही प्रोग्राम पे काम कर पाते हैं, वो हमारे यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हो जाते हैं। बात हो रही है एक ही प्रोसेस के बारे में कि एक बार में सिस्टम में सिर्फ एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो सकती है, यानी कि सीपीयू जो है वो एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, आगे जितनी भी प्रोसेस हैं वो उसके बाद एग्जीक्यूट होंगी। तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम्स कहते हैं। क्या कह देंगे, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम्स कह देंगे। एक प्रोसेस एक बार में यानी कि यूनी प्रोसेस। लेकिन अगर पूछा जाए कि एक बार में एक काम हो रहा है, एक टास्क एक बार में हो रहा है, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, यूनी टास्किंग सिस्टम्स हो जाएगा, यूनी टास्क सिस्टम हो जाएगा, एक टास्क हो जाएगा। यहां ध्यान रखने की बात सिंपल सी है, क्वेश्चन में प्रोग्राम के बारे में पूछा है तो यूनी प्रोग्रामिंग, प्रोसेस के बारे में पूछा है तो यूनी प्रोसेसिंग, टास्क के बारे में पूछा है तो यूनी टास्क। ठीक है, ऐसे ही एक से ज्यादा प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज्यादा प्रोसेस मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा टास्क मल्टी टास्किंग, एक यूजर है तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज्यादा यूजर हैं तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिक बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई, हाँ नहीं भाई, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, इन क्वेश्चंस का या तो आपको लिखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, या फिर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेके और फिर अपने आप पीडीएफ बनानी पड़ेगी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज। अब कंप्यूटर के अंदर हमने जैसा कि देखा कि प्रोसेसेस होती है, हमारा जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, उसका काम होता है प्रोसेस करने का, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको वो प्रोसेस करता है। तो पूछा है नंबर ऑफ प्रोसेसेस, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो पर यूनिट टाइम में कितनी कंप्लीट हो रही हैं, यानी कि कितनी प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रही हैं, उसको क्या कहा जाता है। प्रति इकाई समय में पूर्ण की गई प्रतिक्रियाओं की संख्या को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो जिस भी सिस्टम में अगर कोई भी आपके पास सिस्टम है और उसका जो प्रोसेसेस कंप्लीट करने का जो पर यूनिट टाइम है अगर वो ज्यादा है, तो इसका मतलब वो सिस्टम की स्पीड जो है वो काफी अच्छी है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम आउटपुट देने में काफी अच्छा है, स्पीड में जल्दी जल्दी आउटपुट देने में भी अच्छा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट करता है कोऑपरेटिंग सिस्टम पर यूनिट टाइम में अगर किसी का कम है, तो इसका मतलब हमारा प्रोसेसर जो है, जो हमारा सिस्टम है वो स्लो होता है और हमें आउटपुट जल्दी जल्दी नहीं मिलता है। और पर यूनिट टाइम में की गई कंप्लीट प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों, थ्रूपुट कहा जाता है। थ्योरी की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को थ्रूपुट क्या होता है। ठीक है, थ्रूपुट, थ्रूपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। एफिशिएंसी तो क्या होती है, एफिशिएंसी तो होती है क्षमता, काम करने की क्षमता। ये बहुत एफिशिएंट लड़का है, ये बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई करता है, काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है, काफी अच्छा लड़का है, काफी एफिशिएंट लड़का है। एफिशिएंट तो एक अलग चीज होती है, कैपेसिटी होती है क्षमता, काम करने की क्षमता। आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट कहते हैं, लेकिन दिए गए समय में कितनी प्रोसेसेस को उसने कंप्लीट किया है उसको क्या कहते हैं, उसको थ्रूपुट कहा जाता है। याद रह लेगा,
याद रख लोगे ना, थ्रूपुट कहा जाता है। यह HSSC में पूछा गया ही क्वेश्चन है भाई, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे गलती कर दी है, कोई बात नहीं। हर प्रभ भाई थ्योरी की क्लास कब लगती है? थ्योरी की क्लास ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है भाई, लगातार आपको मिलती रहती हैं। आप चैनल की वीडियोस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी थ्योरी की क्लासेस दिख जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ टॉप में डेटाबेस के अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, MS ऑफिस की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, और बाकी कंप्यूटर के HTML हो गया, C प्रोग्रामिंग, पाइथन, फंडामेंटल, वर्ड, MS पावर पॉइंट, इन सभी की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके थ्योरी की क्लासेस चेक कर सकते हैं। और डिसलाइक करने वाले भगवान करे भाई तेरा भी घर बस जाए। चलो, तो आंसर नंबर बी इसका हो गया, थ्रूपुट इसका राइट आंसर हो गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोवाइड्स डैश फॉर रिमोट लॉगिन। इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट दूरस्थ लॉगिन के लिए डैश प्रदान करता है। रिमोट लॉगिन का मतलब बेसिकली क्या होता है दोस्तों? फॉर एग्जांपल हम हैं यहाँ पे हमारा सिस्टम है, ठीक है। एक हमारा दोस्त है जो दिल्ली में है, ये उसके पास सिस्टम है। वो क्या कहता है कि वो कहता है कि उसके सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है। हम कहते हैं कि अब हमें पता करना है उसके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो जब बता रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि हमारे घर में बैठ के और हम दिल्ली में बैठे हमारे दोस्त के सिस्टम को एक्सेस कर पाएं, उसके सिस्टम के अंदर हम घुस पाएं, उसी को कहा जाता है रिमोट लॉगिन करना, यानी कि दूसरे के सिस्टम के अंदर रिमोटली घुसना। और उसके लिए इंटरनेट हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसको क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया भाई, क्या कहेंगे उसको कहा जाता है दोस्तों टेलनेट। ये भी आपका ग्राम सचिव में पूछा गया क्वेश्चन है, जनवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो उसको क्या कहते हैं हम भाई? टेलनेट कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक जगह पे रह के अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरा दोस्त है कोई दूसरे शहर में है, मुझे उसके सिस्टम के अंदर घुस के काम करना है, एक्सेस करना है मुझे उसके सिस्टम को, तो हम क्या कर सकते हैं? रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं उसके सिस्टम के अंदर। उसी को क्या कहा जाता है? टेलनेट कहा जाता है, ठीक है। SMTP क्या कहते हैं भाई? SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप एक ईमेल को भेज पाते हो नेटवर्क पे, उसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। आप एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज पाते हैं, उसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। और इंटरनेट के ऊपर कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और उसी में हमारे पास एक होता है IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये D क्यों आंसर कर रहे हो भाई? इंटरनेट प्रोटोकॉल आर जस्ट रूल्स, ये सिर्फ एक रूल्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर हैं। फाइल दूसरी जगह से आ जाती है, कम्युनिकेशन हो पाता है सिस्टम्स के बीच में, उसके लिए कुछ रूल सेट किए गए हैं। उन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं? कुछ प्रोटोकॉल्स कहते हैं। उसी के अंदर हमारे पास होता है एक IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। डिटेल से करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने ऑलरेडी IP एड्रेसिंग की क्लास जो है वो बनाई हुई है। नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ पे इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी तक ये चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में जाके नेटवर्किंग के लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें, ताकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आपके वो गलत ना हो, ठीक है। और ये HSSC ग्राम सचिव में पूछा गया क्वेश्चन था। टेलनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड कम्स अंडर डैश। MS वर्ड किसके अंदर आता है? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के अंदर आता है, ग्राफिक्स के अंदर आता है, डेटाबेस के अंदर आता है, या न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आता है? तो MS वर्ड आपको दोस्तों मैं बताता हूं, आपको अगर क्वेश्चन के अंदर पेज लिखा हुआ दिख जाए, आपको क्वेश्चन के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख जाए, आपको क्वेश्चन के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ दिख जाए, ये अगर चीजें अगर आप लोगों को लिखी हुई दिखती हैं तो आपका आंसर क्या होता है? MS वर्ड आंसर होता है। और MS वर्ड जो होता है उसकी हेल्प से हम करते क्या हैं? हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। कैसी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं? हम लेटर बना सकते हैं, हम रेज्यूमे बना सकते हैं,
हम न्यूज़पेपर कॉलम सेट कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए किसका कौन काम आता है? MS वर्ड काम आता है। ठीक है। ग्राफिक्स वगैरह पे काम करने के लिए जैसे फोटोशॉप हो गया हमारा, कोरेल ड्रॉ हो गया, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ग्राफिक्स के लिए आते हैं। डेटाबेसिस के लिए हमारे पास MS एक्सेस हो गया, SQL हो गया, ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, ये आपके डेटाबेसिस के लिए आते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा MS एक्सेल हो गया, न्यूमेरिकल पे काम, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स पे काम ज़्यादा करते हैं हम MS एक्सेल पे। और वर्ड किसके लिए हो जाएगा? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए हमारा MS वर्ड हो जाएगा। बिल्कुल। चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। एक स्प्रेडशीट के अंदर, MS एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं? सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर्स यानी कि ABCD ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमसे पूछा जाता है। तो देखिए MS एक्सेल में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ABCDE, यहाँ पे दिख रहा है 7 8 9 10 11 12। तो ये जो नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं इनको कहा जाता है हमारा रोज। तो रोज को हम किससे दर्शाते हैं? नंबर्स से दर्शाते हैं। और कॉलम्स को किससे दर्शाते हैं? ABCDEF यानी कि लेटर्स से हम किसको दर्शाते हैं? कॉलम को दर्शाते हैं। और जहां पे एक कॉलम और एक रो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को हम एक सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट में जो लेटर्स होते हैं वो किसको दर्शाते हैं? हमारे कॉलम्स को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। के समझ गए होगे ना? चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस टूल दैट अलाउज अस टू क्रिएट ए कंप्यूटराइज्ड लेजर। लेजर का मतलब होता है दोस्तों खाता, खाता, बही खाता। एक संख्यात्मक डेटा विश्लेषण उपकरण जो हमें कंप्यूटरीकृत खाता बही बनाने की अनुमति देता है। यानी कि बेसिकली हम नॉर्मली न्यूमेरिक डेटा के ऊपर जहां पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, खाता वगैरह बनाने के काम करते हैं, अकाउंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वो कैसा सॉफ्टवेयर होता है? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग तो क्या होता है? MS वर्ड होता है, जो किसके काम आता है? डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। दूसरा है स्प्रेडशीट पैकेज। बिल्कुल स्प्रेडशीट पैकेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर ही हम अकाउंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, खाते या लेजर से जुड़ा हुआ काम करते हैं। तीसरा ग्राफिक पैकेज, इसमें मैंने बताया था फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं। चौथा है मैथमेटिकल पैकेज, कुछ ऐसा होता नहीं है खास हमारे पास, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलो नीतू, हेलो। क्लियर है हुई बात? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूमेरिक नंबर्स के ऊपर, नंबर्स के साथ एनालिसिस करना है, लेजर तैयार करना है, बही खाता तैयार करना है, अकाउंट से जुड़ा हुआ काम करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? स्प्रेडशीट पैकेज का यूज करते हैं, यानी कि MS एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, आपको ठीक है। नीतू, अंकुल काजला, हेलो भाई। नीतू यहाँ पे मैं नहीं बता सकता आप क्या पूछ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ए सेल एट द लेफ्ट एज, राइट एज और सेंटर्ड इज। एक सेल के भीतर बाएं किनारे, दाएं किनारे या केंद्र में सूचना का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है, अभी सेल का जो कंटेंट है वो हमारा लेफ्ट साइड में है, अब मैंने इसको राइट साइड में कर दिया, अब मैंने इसको सेंटर में कर दिया, अब मैं फिर से इसको लेफ्ट में कर रहा हूं। तो ये हमसे पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट करना, राइट करना और सेंटर करना। इंडेंटेशन कहते हैं, प्लेसमेंट कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, या अलाइनमेंट करना कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको हम? बहुत बढ़िया भाई, इसको कहते हैं हम अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट जो हमारी MS वर्ड के अंदर होती है
लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ L दबाते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ R दबाते हैं, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ हम E दबाते हैं, और एक जस्टिफिकेशन होता है जिसके लिए हम कंट्रोल के साथ J दबाते हैं, और अलाइनमेंट इस चीज को बोला जाता है। इंडेंटेशन जो होता है वो बोला जाता है स्पेस, पैराग्राफ की स्टार्ट में जो स्पेस दिया जाता है उसको इंडेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट, राइट और सेंटर्ड एज जो होती है उस जानकारी को सेल के अंदर हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, राम राम भाई विक्रम, राम राम भाई। एक बार लाइक कर दो वीडियो को अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो। और मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल के लिए, अगर एसआई के लिए किसी को रिकॉर्डेड बैच की ज़रूरत है तो जस्ट 99 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर का पूरा रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, और वहाँ पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएंगी अगर आपको थ्योरेटिकली करना है तो कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, संबंधित डेटा का एक संग्रह क्या कहलाता है। कलेक्शन संग्रह है किस चीज का, रिलेटेड डेटा, यानी कि डेटा आपस में जुड़ा हुआ है, उसके संग्रह को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, या मेटा डेटा कहते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास होता है दोस्तों रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डेटा कहते हैं। अब ये डेटा जो है, जब इस डेटा को हम एक यूजफुल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो डेटा बन जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन इसी डेटा में जो रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है, एक साथ जुड़े हुए डेटा का जो कलेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। यानी कि पहले हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, फिर हमारे पास एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, तो रिलेटेड डेटा का कलेक्शन हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे, एक पूरी क्लास का हम एक डेटाबेस कह देंगे। फिर उसको मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, मेटा डेटा का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, यानी कि डेटा के बारे में जानकारी को हम क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं। हमारे पास किसी भी तरीके का एक डेटा है, उस डेटा के बारे में अगर कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, डेटा अबाउट डेटा, उसको कहते हैं हम मेटा डेटा। रिलेटेड डेटा, एक जैसे डेटा, संबंधित डेटा के कलेक्शन को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। डेटा को यूजफुल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करने को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और फिर ये पूरे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया है, डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच आपका अराउंड 16-17 घंटे का है, मेरे ख्याल से 17-18 घंटे का है, और उसमें कंप्लीट कराया हुआ है, सारे टॉपिक्स थ्योरेटिकली कंप्लीट कराए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस इज अ सेट ऑफ डैश टू एक्सेस द डेटा। डीबीएमएस जो होता है वो सेट होता है, किसका सेट होता है, डेटा को एक्सेस करने के लिए। क्या उसमें बहुत सारे कोड होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, या काफी सारा मेटा डेटा होता है। तो दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सेट होता है प्रोग्राम्स का, काफी सारे प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जिसका यूज किया जाता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा इसका यूज किया जाता है, और ये प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है, सेट होता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ओरेकल हो गया, माईसीक्वल हो गया, पोस्टग्री हो गया, डी बेस हो गया, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जो प्रोग्राम्स का एक संग्रह होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा के ऊपर काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विक्रम भाई, यहां पे अगर आपने पूछ ही लिया है तो फिर मैं आपको दोबारा से वही बात कह देता हूं। ठीक है ब्रदर, एसआई बैच के लिए ब्रदर मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, मेरी मजबूरी है, इसलिए आपको मैंने बोला भी था कि आप फीस वापस ले सकते हैं,
लेकिन आप लोग मैसेज ग्रुप में कह रहे हैं कि फीस वापस नहीं चाहिए, अब आप यहाँ पे फिर पूछ रहे हैं। ब्रदर प्लीज आप मेरे पास मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आपके पास मेरा नंबर होगा विक्रम, आप अपनी फीस वापस ले लीजिए ब्रदर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे पास सुबह 7-8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के बीच में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्लासेस लेने का, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए आपकी फीस मैं वापस कर रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की फीस वापस कर दी है, आप भी फीस वापस ले लीजिए प्लीज़। और जो कांस्टेबल के लिए आपने बैच लिया हुआ है, रिकॉर्डेड बैच अगर आपने लिया हुआ है, उस बैच को अगर आप 2-3 बार रिवीजन करते हैं तो आपका एसआई में भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। सिर्फ उसमें हमने क्या नहीं किया हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं किया हुआ है जो एसआई लेवल का होता है, और 1-2 टॉपिक और हैं जो हमने उसमें नहीं किए हैं, बाकी सारा कांस्टेबल में हमने एडवांस लेवल का कंप्यूटर ही किया है, C++, पाइथन, ये सारी चीजें की हुई हैं उसके अंदर हमने, ठीक है। और आपको पता नहीं मतलब क्या अजीब ही इंसान हो यार आप विक्रम यार, वहां भी आप सेम मैसेज करते हो, यहां भी आप सेम, मतलब मेरा क्या अलग अलग जवाब होगा क्या? चलो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आ जाओ। द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डैश टू द डेस्टिनेशन। संचार प्रणाली का उद्देश्य खालिस्तान से गंतव्य तक सूचना स्थानांतरित करना होता है। कम्युनिकेशन क्या होती है भाई? कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, हमारे बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो पर्पस होता है, उद्देश्य जो होता है, वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है, जानकारी को ट्रांसफर करना होता है। अभी मेरे द्वारा जानकारी ट्रांसफर की जा रही है यूट्यूब के ऊपर और आप लोग इस जानकारी को ग्रहण कर पा रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कहां से कहां तक हो रहा है? डैश से डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हो आप, यानी कि आप हो वो स्थान जहां तक मुझे ये जानकारी पहुंचानी है, और जहां से पहुंचाई जा रही है, यानी कि मैं आप लोगों के लिए क्या हो जाऊंगा यहां पे, बताइए जी। बैच के बारे में कोई भी डिटेल अगर आपको लेनी है तो आप प्लीज कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, आपके मिल जाएगी जानकारी। वैसे उसकी वैलिडिटी जो है वो 3 महीने की है। द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो क्या कहां से स्टार्ट होता है भाई? सोर्स से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? डेस्टिनेशन तक जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं क्या हो गया? सोर्स हो गया, और आप लोग क्या हो गए? डेस्टिनेशन हो गए, क्योंकि मेरे द्वारा जानकारी प्रोसेस की जा रही है। कहां पे? आपके पास प्रोसेस की जा रही है। मीडियम क्या है हमारा? जानकारी को प्रोसेस करने का, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का साधन क्या है? मीडियम क्या है? तो यूट्यूब एक मीडियम है, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से मैं जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं सोर्स हो गया, मेरे से जानकारी ले पा रहे हो आप, और आप क्या हो गए? डेस्टिनेशन, यानी कि वो गंतव्य स्थान जहां तक जानकारी को पहुंचाना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेशन, रेलवे स्टेशन की बात थोड़ी ना हो रही है भाई, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात हो रही है, इंटरनेट की बात हो रही है। स्टेशन कोई आंसर नहीं होता, सोर्स और डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसके अंदर आपको 9 से 10 लेक्चर मिलेंगे नेटवर्किंग की थ्योरी के। प्लीज उन लेक्चर्स को देख लीजिए, बहुत फायदा हो सकता है आपको। ये सारे HSSC में आए हुए क्वेश्चंस की ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई अलग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन क्लासेस को आप लोग जरूर देखें ताकि आपके ऐसे क्वेश्चंस गलत ना हो। ऐसे ऑप्शंस अगर आप टिक कर रहे हैं, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का रट्टा मारने का उद्देश्य मत रखा कीजिए आप लोग। मैं देखता हूं हरियाणा के अंदर 99.99% यूट्यूब चैनल्स और स्टूडेंट्स वो चाहते हैं कि सिर्फ हमें क्वेश्चन आए हमारे बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर हमें ऑप्शन दिखे और हम उसका रट्टा मार लें। दोस्तों कितने क्वेश्चंस का रट्टा मार लोगे आप? 500 क्वेश्चंस रट लेंगे, 1000 क्वेश्चन रट लेंगे, 2000 क्वेश्चन रट लोगे, कोई गारंटी थोड़ी है उन 2000 क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो बेटर होता है कि हम हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, बेस को क्लियर कीजिए, बेसिक बातों का पता कीजिए पहले कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, डेस्टिनेशन सोर्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, इनके बारे में पहले आपको लेक्चर्स को देखना पड़ेगा,
फिर आप क्वेश्चंस को ठीक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यूजर और सोर्स एक कैसे हो सकता है अनुज कुमार भाई? सोर्स और यूजर एक जैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब आपने कैसे कह दिया कि यूजर और सोर्स एक जैसे हैं? यूजर तो वो होता है जो उस चीज को यूज करता है, प्रयोग करता है, हम उसको यूजर कहते हैं। आप आइडिया इंटरनेट यूजर हैं, मैं एयरटेल इंटरनेट यूजर हूं, कोई और वोडाफोन इंटरनेट यूजर है। यूजर यानी कि उस सेवा को जो यूज कर रहा है उसको हम यूजर कहते हैं। सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है? सोर्स है वो स्थान जहां से जानकारी चलना स्टार्ट हुई, डेस्टिनेशन वो जगह जहां पे जाके जानकारी पहुंची। तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं ब्रदर, बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इस टेक्निक के अंदर देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन यूजर्स एंड देयर प्रोग्राम्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यानी कि हमसे ऐसी टेक्निक के बारे में पूछा है जहां पे जो यूजर होगा, यानी कि जो यूज कर रहा होगा सिस्टम को, उसके बीच में, और जो सिस्टम के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं उनके बीच में एग्जीक्यूशन के समय पे, यानी कि जब वो प्रोग्राम वहां पे मतलब हो रहे होंगे, एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, काम संपूर्ण हो रहा होगा, प्रोसेसिंग हो रही होगी, उस समय पे यूजर और प्रोग्राम्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता। उस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अलग से मैंने बताया था आप लोगों को कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बहुत पुराने समय पे यूज किया जाता था, जब सिस्टम्स हमारे पास बहुत कम हुआ करते थे। तो वहां पे क्या होता था कि जो यूजर होता था, जिसका जो भी काम होता था, वो पंच कार्ड्स की हेल्प से अपने डेटा को पंच करके रखता था, और फिर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को वो जाके अपनी इनपुट दे देता था। कंप्यूटर ऑपरेटर उस इनपुट को कंप्यूटर के अंदर डालता था, और एक एक करके वो क्या करता था, उस सारी की सारी जानकारी को छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर देता था, सो दैट पहले एक बैच प्रोसेस होगा, उसके बाद दूसरे बैच की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था, और वहां पे जो यूजर होता था वो बस अपनी जानकारी जाके दे देता था, वापिस आ जाता था। यूजर और प्रोग्राम के बीच में कोई भी संबंध स्थापित वहां पे नहीं होता था। तो उसको बोला जाता है दोस्तों बैच प्रोसेसिंग, ओहो, बैच प्रोसेसिंग टेक्निक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? आगे चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेटवर्क दैट लिंक्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऐसा नेटवर्क जो लिंक करता है, मिलाता है बहुत सारे अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स को पूरे संसार के अंदर, उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो सबसे बड़ा नेटवर्क या फिर नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्कों का एक नेटवर्क या फिर सबसे बड़ा नेटवर्क किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट कितना बड़ा नेटवर्क है? आप सभी लोगों को, मुझे आपस में जोड़ा हुआ है। आप सभी ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो कितना बड़ा नेटवर्क होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंट्रानेट क्या होता है? मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर्स रखे हैं, और वो 50 कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं और फाइल्स की आपस में शेयरिंग कर रहे हैं सारे के सारे, उसको कहते हैं दोस्तों इंट्रानेट। एक होता है एक्स्ट्रानेट। अब ये बिल्डिंग थी, यहाँ पे एक और बिल्डिंग है कोई, इसके अंदर 5 सिस्टम्स हैं, हम हमारे सिस्टम्स का यूजर आईडी पासवर्ड इनको दे देते हैं ताकि ये भी एक्सेस कर पाए। तो बाहरी तौर पे एक्सेस हुआ तो हो गया हमारा एक्स्ट्रानेट। और सबसे पहला नेटवर्क जो था वो कौन सा था? अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको बोला जाता है, जो यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। जय हिंद भाई वरुण, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को जिसने नहीं किया हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्विस दैट अलाउज ए यूजर टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। ये वही क्वेश्चन आ गया जो स्टार्टिंग में था, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है थोड़ी सी। एक ऐसी सर्विस जो हमें अलाउ करती है किसी और कंप्यूटर के अंदर लॉगिन करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? टेलनेट कहते हैं। टेलनेट सर्विस होती है। रिमोट लॉगिन की बात आ जाए, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था,
रिमोट लॉगिन के बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा टेलनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउज द यूजर टू मूव ए फाइल। शुरुआत हुई थी हमारे जब हमने टेलनेट वाला किया था, तो वहां पे हमने दोस्तों FTP SMTP के बारे में पढ़ा था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। तो मैंने बताया था FTP क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से हम एक फाइल को दूसरी जगह पे मूव कर पाते हैं, भेज पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक फाइल को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो हम कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से कर पाते हैं? FTP की हेल्प से कर पाते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से हम उसको कर पाते हैं, ठीक है। और टेलनेट क्या हो जाएगा, वही हमारा रिमोट लॉगिन की बात अगर आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, टेलनेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो FTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम दैट कैन रिट्रीव फाइल्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब एंड रेंडर टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड्स एनकोडेड इन द फाइल्स। एक ऐसा प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब से फाइलों को पुनः प्राप्त कर सकता है और फाइलों में एनकोडेड टेक्स्ट, छवियों या ध्वनियों को प्रस्तुत कर सकता है, उसको कौन सा कहते, क्या प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम होता है? वो क्या होता है दोस्तों? वो हमारा ब्राउजर होता है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स है हमारा, गूगल क्रोम है हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये क्या होते हैं हमारे एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो रिट्रीव करते हैं, रिट्रीव मतलब पुनः प्राप्त करते हैं फाइल्स को www यानी वर्ल्ड वाइड वेब से, और रेंडर करते हैं, टेक्स्ट को एनकोड करते हैं, टेक्स्ट को, इमेजेस को, साउंड्स को। तो कौन सा प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास? वो हमारा इंटरनेट ब्राउजर होता है, जिसकी हेल्प से हम ब्राउज कर पाते हैं इंटरनेट को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। किसी छवि के अवांछित भाग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि हमारे पास मान लेते हैं एक ये इमेज है हमारे पास, इस इमेज में हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना पार्ट हम रखें, ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम हटा दें, काट दें, उसको क्या कहा जाता है? हाइडिंग कहा जाता है, क्रॉपिंग कहा जाता है, बॉर्डरिंग कहा जाता है, या कटिंग कहा जाता है? तो आप लोगों को पता भी होगा, आपने किया भी होगा, इमेज को हम क्या करते हैं? क्रॉप करते हैं। इतनी इमेज को क्रॉप कर दिया, यहाँ से क्रॉप कर दिया, यहाँ से और यहाँ से क्रॉप करना कहते हैं हम बेसिकली, जब हमें किसी भी फोटो का अनवांटेड पार्ट यानी कि जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसको हमें हटाना होता है, तो हम क्या कहते हैं? उसको क्रॉपिंग कहा जाता है। बहुत बढ़िया भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भाई। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड। यानी कि जैसे मान लो मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। मान लो हमारे पास ये पेज है, एक पैराग्राफ हमने डाल दिया, तो अब देखिए ये इधर जो है, ये हिस्सा जो है, ये इधर जहां पे मेरा माउस है, इसको तो बोलेंगे हम मार्जिन, और ये जो पैराग्राफ है इसके स्टार्टिंग में मैंने ये स्पेस दे दिया, तो इस जगह को पूछा गया है क्या कहते हैं भाई? ये जो एरिया है मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की जो ये स्पेस है, इसको क्या कहेंगे? ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके दोगे। क्या उसको इंडेंटेशन कहेंगे, मार्जिन कहेंगे, वाइट स्पेस कहेंगे, या बोथ ए एंड सी कहेंगे? ये आपको क्लास खत्म होने के अभी कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा ऑफलाइन, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा लेक्चर दोस्तों, जिसमें हम टॉप 500 MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके HSSC के एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स जिनसे बार बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं HSSC के हर एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन सारे समझ में भी आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको कंटेंट, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।